गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित फैक्ट देखेंगे। तो यह बायोलॉजी का पहला वीडियो होगा। इससे पहले भी बायोलॉजी के बहुत से वीडियो मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, और यह है विज्ञान की वह शाखा है। कैसी शाखा है? जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। नाम ही है जीव विज्ञान, तो अध्ययन किसका होगा? जीवधारी का। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। क्या नाम है? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। 1801 में किया। जीव विज्ञान के भाग होता है कौन कौन? जंतु विज्ञान यानी एनिमल, वनस्पति यानी पादप मतलब प्लांट, और आगे देखिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक। अरस्तु को क्या? अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी एनिमल लॉजी कहेंगे, या जंतु का जो इलाज होता है जंतु विज्ञान, जंतु से संबंधित, उसका जनक है। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहिए इनको, प्लांट का जिसमें अध्ययन होगा। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक एवं हिप्पोक्रेट्स को क्या? यह इलाज करेंगे यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो जंतु विज्ञान का जनक किसको? अरस्तु को। थियोफ्रेस्टस यह वनस्पति विज्ञान के जनक, और हिप्पोक्रेटस तो इनको चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया सबसे पहले? तो लैमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के कुछ जनक हैं, जैसे जीव विज्ञान तो इसके जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान जन थियोफ्रेस्टस, जीवाश्मिकी यानी पेलियोंटोलॉजी तो इसके जनक कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी, और बोटनी तो थियोफ्रेस्टस। सृजनकी यानी यूजेनिक्स तो सृजनकी के जनक तो एम गॉल्टन, सृजनकी यानी यूजेनिक्स के जनक एम गॉल्टन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान तो इसके जनक लिनियस, आधुनिक वनस्पति विज्ञान लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की बात हो रही है तो जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। और प्रतिरक्षा विज्ञान तो एडवर्ड जेनर देख चुके हैं। आधुनिक आनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान इसके जनक रॉबर्ट हुक। जंतु विज्ञान अरस्तु। वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी तो इसमें के जनक कौन? तो लीनियस। क्या नाम है? टेक्सोनोमी तो इसके जनक लीनियस। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन इसकी खोजकर्ता हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थ्योरी तो म्यूटेशन थ्योरी के जनक ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, कवक विज्ञान माइकोलॉजी, और इसके जनक माइकेली। पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी, पादप मतलब प्लांट यानी वनस्पति तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी तो इसके जनक स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान तो मतलब बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, और सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी तो जीवाणु विज्ञान तो इसके जनक ल्यूवेन हॉक, और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी तो इसके जनक लुई पास्चर। कोशिका से संबंधित सबसे पहले जीवन का जो आधार है वो क्या है? कोशिका है। जिस तरह किसी भवन को बनाने में ईंटों की आवश्यकता होती है और ईंट को मिला देने से क्या होता है? एक बहुत बड़ा मकान, बिल्डिंग या बहुत से बड़े बड़े किले बन जाते हैं। इसी तरह से कोशिका के मिलने से क्या बनता है? तो एक अंग, और अंग से एक पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका क्या है? तो जीवन की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? इसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की। तथा सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तो नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और कोशिका के कुछ भाग होते हैं, जैसे पहला कोशिका भित्ति
यानी यह कोशिका के बाहर इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, जो इसका कहेंगे इसका बाउंड्री हुआ। कोशिका भित्ति, और यह केवल पादप यानी प्लांट में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्लांट कोशिका में क्या होगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होता है। और जंतु कोशिका में क्या होगा, ये बाहर वाला हटा दीजिए, जो ये बीच वाला बचा, इतना जंतु कोशिका में होता है, यह एक्स्ट्रा होता है प्लांट कोशिका में। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति कोशिका अंगों की सुरक्षा हेतु अजीवित यानी निर्जीव पदार्थों से बनी होती है। दूसरा है राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है राइबोसोम, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, किसको, राइबोसोम को। और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऑक्सीकरण इसी से होता है। किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका में जो ऑक्सीकरण होगा, कहाँ होगा, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यह एटीपी यानी एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन, तो एटीपी के रूप में क्या होता है, तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी सेल का ऊर्जा गृह कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, तो जो कोशिका में जो ऑक्सीकरण होता है यानी खाना जो बनेगा उसका संश्लेषण होगा, कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी का है, तो गोल्जी का इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द मोलुकल्स ऑफ सेल कहा जाता है। किसको, तो गोल्जी काय को अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा गया है। किसको, गोल्जी काय को, यानी कि यह ट्रैफिक पुलिस है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी कोशिकाएं कैसे मरेंगी, इसी लाइसोसोम के कारण, क्योंकि यह फट जाता है। यह अवांछित पदार्थों का क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उनका पाचन करता है, और अंततः यह आत्महत्या की थैली है, यानी कि यह फटेगा और कोशिका मर जाएगी। जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। जानने वाला अर्धपारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। कौन, तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव की बात है। और ये कहाँ पाई जाएगी, तो कोशिका झिल्ली में। भित्ति क्या होगा, प्लांट में। प्लांट कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होगा, और उसके अंदर ही कोशिका के सारे अंग होते हैं। तो इसी में एक लिक्विड रहता है जिसका नाम क्या है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, जो क्या होगा, तो अर्ध पारदर्शक यानी सेमी मेम्ब्रेन, चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली जिसका कार्य अणुओं के परिवहन करना है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली प्लांट तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जैसे जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। किसका, तो यह जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। कौन, तो जंतु विज्ञान। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर। सेरीकल्चर तो रेशम कीट पालन, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर तो यह मत्स्य पालन। एंथ्रोपोलॉजी तो फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्निथोनोलॉजी, याद कीजिए, ऑर्निथोनोलॉजी तो यह पक्षियों का अध्ययन। क्या नाम है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीट, और एंथ्रोलॉजी तो फूलों का अध्ययन। इसी तरह सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, और पीसीकल्चर तो मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी मतलब क्या, जीवाश्मों का अध्ययन मतलब पेलिएंटोलॉजी। पारिस्थितिकी अर्थात जीवधारियों एवं वातावरण का पारस्परिक अध्ययन, क्या कहेगा, पारिस्थितिकी।
और ऑस्टियोलॉजी, याद देखिए दो आ गया यहाँ पर ओ वाला। पहला अ है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो मतलब पक्षी यानी ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। और यहाँ देखिए ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी यानी ऑस्ट्री मतलब हड्डी यानी ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन। पोल्ट्री मुर्गी पालन का अध्ययन। पिगरी सुगर पालन का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी टॉक्सिक मतलब क्या होता है विष, तो टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, तो उसको क्या कहेंगे पैथोलॉजी। जेनेंटोलॉजी प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, तो जेनेंटोलॉजी के अंतर्गत। पेलियोबोटनी, पेलियो मतलब क्या होता है प्राचीन, प्राग बहुत पुराना, तो पेलियोबोटनी यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। कार्डियोग्राफी, तो कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजी यानी हृदय की बात हो रही है, तो कार्डियोलॉजी यानी हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन एवं अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी यानी सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक यानी जनांकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे इथनोलॉजी। इसमें विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन होता है, उसको इथनोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मतलब क्या, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है और जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग बायोनिक्स, यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को, तो इसको कहेंगे लोग बायोनिक्स। लेक्सिकोग्राफी का संबंध क्या होगा, तो लेक्सिकोग्राफी यानी शब्दकोश का संयोजन से होता है। और हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रो यानी पानी, तो हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन और माने बिना मिट्टी का पौधा की खेती। और लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी यानी गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, तो उसको क्या कहेंगे लिथोट्रिप्सी। आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट में यानी वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, उसका नाम क्या है अर्थवर्म। मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी क्या है, तो इसमें किसका अध्ययन होगा, तो मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। सृजनकी यानी यूजेनिक्स, यह क्या है, तो यह जन्म के पूर्व अनुवांशिकी के नियमों के आधार पर जीन के द्वारा मानव जाति का सुधार। और यूथेनिक्स, यूथेनिक्स मतलब जन्म के बाद अच्छा पोषण, अच्छी शिक्षा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराकर मानव जाति का सुधार, उसको क्या कहेंगे यूथेनिक्स। यूफेनिक्स, अब यह था यूथेनिक्स, अब आ गया यूफेनिक्स यानी आनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव हेरिडेटरी थ्रू जीनेटिक इंजीनियरिंग, यानी इसमें इससे मनुष्य जाति के सुधार में सहायता मिलती है। मतलब कोई वंशवादी रोग हो, यानी कि कोई वैसा रोग हो जो एक खानदान से दूसरे खानदान में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए, तो उसमें है कि आप जेनेटिक्स में ही सुधार कर दीजिए, उसमें जेनेटिक्स में ही परिवर्तन के द्वारा उसमें सुधार हो और उसका इलाज हो जाए। एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी यानी मकड़ियों का अध्ययन। बायोमिस्ट्री यानी गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, उसको क्या कहेंगे बायोमिस्ट्री। आगे देखिए पोषक पदार्थ, इसे भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला है रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक पदार्थ के प्रकार, तो क्या होगा, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, विटामिन। इसमें जल क्या है, तो इससे यह शरीर के ताप नियंत्रण के लिए अर्थात इससे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। शरीर को सबसे अधिक अगर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी मात्रा में, तो मात्रा में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक सबसे जल्दी
और प्रायः शरीर इसी पर आश्रित होता है। और अगर इकाई में तो प्रति इकाई में सबसे अधिक वसा से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन और विटामिन, विटामिन और प्रोटीन ये दोनों शरीर का निर्माणकारी तत्व हैं, लेकिन इनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए, इससे शरीर का निर्माण होता है। इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक। ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं कौन कौन? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। शरीर की मरम्मत एवं निर्माण कार्य करने वाले पदार्थ, यानी शरीर का निर्माण एवं मरम्मत किससे होगा? तो प्रोटीन। और रोगों से सुरक्षा बचाव करने वाले पदार्थ हैं वे विटामिन एवं खनिज लवण यानी खनिज तत्व हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और इसमें कार्बन 1 अनुपात हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 यानी 1 2 1 के अनुपात में मिला होता है। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 75% की मात्रा की पूर्ति कौन करेगा? तो यही कार्बोहाइड्रेट करता है, जो मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, आलू, शकरकंद, बाजरा, फल, दूध आदि में पाए जाते हैं। यानी जो हम लोग आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा अगर किसी का होगा तो किसका होता है? इसी कार्बोहाइड्रेट का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी इतना ऊर्जा शरीर को प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं, मात्र 1%। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने में, पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण में तथा अनुवांशिक पदार्थ के निर्माण का कार्य भी कौन करेगा? तो यही कार्बोहाइड्रेट ही करता है। सेलुलोज क्या होता है? तो अभी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, यानी जो सबसे कमज़ोर कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे जिसको शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या नाम है इसका? मोनोसेकेराइड, यानी यह सिंगल होता है। ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं, घुल जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है? तो मोनोसेकेराइड हैं। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H2O6, C6H2O6। यह पके हुए अंगूरों यानी ग्रेप्स में पाया जाता है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो इसका नाम है फ्रक्टोज। नेचुरल रूप में सबसे मीठी शर्करा नाम फ्रक्टोज। अब दो जब ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक डाइसेकेराइड बनाएंगे। ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को प्रमुख रूप से गन्ने यानी शुगर केन तथा चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। किसको? तो सुक्रोज को। माल्टोज यह अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज कहाँ मिलेगा? तो दूध की शर्करा है। मानव माता के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। पॉलीसेकेराइड, अब जो डाइसेकेराइड था वही बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। ये स्वाद रहित हैं और ये जल में अविलेय हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च एवं सेलुलोज। मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा का नाम क्या है? तो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन यकृत में, स्टार्च आलू और अनाज में तथा पेड़ पौधे के जो बाहरी कवच होता है, भारी भरकम कठोर भाग, वो सब किससे निर्मित होता है? तो पत्ते आदि सब तो सेलुलोज से ही मुख्य रूप से निर्मित होते हैं। आगे देखिए, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया है। प्रोटीन किसने दिया? तो बर्जीलियस ने। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यानी प्रोटीन किस चीज़ से बनेगा? तो नाइट्रोजन से। और हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं ले पाते हैं, उसके लिए नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होगा ज़मीन में? वह नाइट्रेट के रूप में होता है। इसको करने के लिए कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबैक्टीरियम, या कभी कभी तड़ित झंझावात यानी जो बिजली चिकरकती है उसके साथ भी नाइट्रोजन धरती में स्थिरीकरण हो जाते हैं, यानी वो नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर आदि होते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों यानी कोशिका के टूट फूट के लिए आवश्यक होते हैं। टूट फूट मतलब क्या? ऐसा नहीं कि वे तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब क्या हुआ? बढ़वार विकास हुआ, टूटेगा मतलब 1 से 2 हो गया। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर क्या लिख दिया ये? क्वाशरकोर
क्वाशर कोर रोग होता है, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से मैरेस्मस रोग होता है। बच्चों में क्या नाम है, क्वाशर या प्रोटीन की कमी से, और प्रोटीन व कैलोरी की कमी से मैरेस्मस रोग हो जाता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है और कार्बोहाइड्रेट से तो मात्र 1%। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, उसका नाम है केसिन। त्वचा नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन यह है केरोटीन। क्वेश्चन आया था इससे पहले के बारे में कि केस, नाखून, जानवरों के खूर है, उनके सींग है, इस समय क्या पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो एक केरोटीन रहता है। सभी एंजाइम, एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, ये सब RH फैक्टर्स, ये सब क्या हैं, तो सबके सब प्रोटीन है। यानी जितने भी एंजाइम है, एंटीबॉडीज है, एंटीजन्स है, RH फैक्टर, सब क्या है, तो प्रोटीन ही हैं। यानी यह कहा जाता है कि सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। वसा। अब हम लोग तीसरा देखेंगे वसा के बारे में। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। जल में अघुलनशील परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने आदि का कार्य करती है। अब जल के बारे में थोड़ा देखते हैं। जल अकार्बनिक पदार्थ है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 65 से 75% तक पाया जाता है। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रण में रखता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में योगदान देता है। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? दूषित जल में घुलित जो ऑक्सीजन होता है वह क्या होगा, उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर ऑर्गन्स हैं, जो अंदर जीव जंतु हैं, उसका वो इस्तेमाल कर लेंगे, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, अतः अंदर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे अंततः जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। कौन? तो विटामिन। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इनका नाम था फंक। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें यानी पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित इगेस्टिरोल, याद कीजिए क्या नाम इसका, इगेस्टिरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। किसको? विटामिन डी में। किसको? तो इगेस्टिरोल को। हमारा शरीर हमारा शरीर विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। कौन? तो हमारा शरीर विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, यानी बी और सी जल में घुलनशील, बाकी सब वसा में घुलनशील। कौन कौन? तो उसको कहते हैं कीड़ा, यानी के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए, ये वसा में घुलनशील, और बी और सी जल में घुलनशील। और विटामिन B12 में क्या था? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखिए, बी और सी क्या है? तो जल में घुलनशील है और बाकी सब जल में अघुलनशील, यानी कहाँ घुल जाएगा? तो क्वेश्चन आता है कि वसा में घुलनशील है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग कुछ इसका नाम, जैसे विटामिन ए, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाती है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है। विटामिन B2, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से त्वचा का फटना। विटामिन B3 और यह B5 है, और इसके नाम तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना। और विटामिन B7, इसका नाम है बायोटीन, उसकी कमी से क्या होगा? तो बालों का गिरना। B12 और रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, और इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन सी, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कॉर्बी, और मिलता कहाँ है? तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए, इसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और इसकी कमी से जनन शक्ति क्षय हो जाती है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम
नून है, क्या नाम है, फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आगे हम लोग खनिज तत्व तो यह अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।